धमाकेदार खबरों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी हैं देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपनी अफ्रीकी देशों की ट्रिप के आखिरी फेज में मालवी पहुंची हैं। ये पहली बार है जब किसी इंडियन प्रेसिडेंट ने इस कंट्री का दौरा किया हो। अब यहाँ वो मालवी के लीडर्स और बिजनेस हेड से बातचीत करेंगी, ट्रेड और इंडस्ट्रीज पर डिस्कशन होगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से देश की तरक्की और गरीबों को मजबूत करने के लिए कमिटेड है। कल उन्होंने चंडीगढ़ में एनडीए के सीएम्स और डिप्टी सीएम्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने अच्छी गवर्नेंस और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पर खुलकर चर्चा की। साथ ही दोस्तों, आप जानते होंगे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी बढ़ गई है, तो सरकार और मेटा मिलकर एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉड प्रिवेंशन। दोस्तों, बता दें कि संजय जाजू ने, जो सूचना और प्रसारण सचिव हैं, उन्होंने बताया कि ये कदम बहुत जरूरी है ताकि हम ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें। सरकार डिजिटल सुरक्षा को भी बढ़ावा देना चाहती है ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत नए गाइडलाइंस जारी किए हैं जो नए और पेंडिंग एप्लीकेशंस पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य मौजूदा रूल्स को सरल बनाना और कंपाउंडिंग प्रक्रिया तथा फीस को कम करना है, जिससे कि टैक्स पेयर को राहत मिलेगी। इसी के साथ भारत ने मॉरिशस को 487 करोड़ रुपीस का लोन दिया है, जो जल पाइपलाइन रिप्लेसमेंट परियोजना के लिए है। ये पहला मौका है जब भारत ने मॉरिशस को ये लोन अपनी करेंसी रुपए में दिया है। इस राशि का उपयोग लगभग 100 किलोमीटर पुरानी वाटर पाइपलाइन के परिवर्तन के लिए किया जाएगा। साथ ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने अभी एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल के ड्राफ्ट पर बात की। इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बाकी स्पोर्ट्स से जुड़े लोग भी थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में गवर्नमेंट पूरी तरह से कमिटेड है कि इंडिया को स्पोर्ट्स में आगे ले जाना है और हमारे एथलीट्स को सपोर्ट करना है। वहीं आपको बता दें कि अभी से ट्रेन टिकट्स 120 दिन पहले की बजाय 60 दिन पहले ही बुक की जा सकेंगी। ये चेंज 1 नवंबर से लागू होगा, लेकिन 31 अक्टूबर तक आप 4 महीने बाद तक की टिकट ले सकते हैं। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के लिए कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि इनकी बुकिंग पहले से ही कम दिनों में हो जाती है। वहीं बैंक एम्प्लॉयज काफी टाइम से 5 डेज वर्किंग की मांग कर रहे थे। अब तक सरकार ने इस मांग को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल के एंड तक ये मांग पूरी हो सकती है। हाल ही में आईबीए और एम्प्लॉय यूनियंस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब सिर्फ सरकार की ऑफिशियल अप्रूवल का इंतजार है। साथ ही बता दें कि सलमान खान को फिर से बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। इस बार एक व्हाट्सएप मैसेज आया है मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। भेजने वाले ने साफ साफ कहा है कि अगर सलमान अपनी जान बचाना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो ये रकम देना जरूरी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ बहराइच में हाल ही के बवाल के बाद अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने वायलेशन के साइट्स का जायजा लिया और रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की टीम ने मौके का इंस्पेक्शन किया। हालांकि अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं चीन के एक सीनियर सलाहकार ने हाल ही में कहा कि चीन अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जगह कमला हैरिस को ज्यादा पसंद करेगा। उन्होंने बताया कि ट्रंप के समय में चाइना और अमेरिका के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे, जिससे काफी टकराव की स्थिति भी बन गई थी। इसीलिए चीन अब कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहता है। दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक्शन मोड में है। सभी 13 हॉटस्पॉट में नियंत्रण के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदूषण के कारणों और सॉल्यूशंस पर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने पटना से पश्चिम चंपारण यानी कि बेतिया जाने वाली सड़क NH 139 के चौड़ीकरण का निर्णय लिया है और इसके लिए 1712.33 करोड़ रुपए की अप्रूवल दी है। इससे पटना से बेतिया जाने वाली यात्रा और भी सुगम यानी कि आसान हो जाएगी।
साथ ही सारण, सीवान और गोपालगंज में जहरीली शराब का मामला बहुत गंभीर हो गया है। अब तक कुल 53 लोगों की मौत हो चुकी है। सीवान में 39, सारण में 12 और गोपालगंज में 2 लोग। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि 30 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बीजेपी नेता अरविंद सिंह लवली को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान की है। ये डिसीजन गृह मंत्रालय ने उनके लिए बढ़ते थ्रेट को देखते हुए लिया है, जो दिल्ली में उनकी सक्रियता के कारण उत्पन्न हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। 20 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगा और 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेच भी अभी फंसा हुआ है। बता दें, इस मुद्दे पर भी मीटिंग हुई और महाविकास अघाड़ी का प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन आयोग से मुलाकात करेगा, जिसमें आयोग की तैयारियों से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी वाराणसी आ रहे हैं और पूरे 6 घंटे वहां रहेंगे। इस बार वो 3,254 करोड़ की प्रोजेक्ट्स का तोहफा देने वाले हैं। मतलब 380 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे और 2,874 करोड़ की 2 बड़ी प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे। और हाँ, सिगरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा भी होगी, जहां मोदी जी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही अगली खबर देखिए, नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि हमारा देश हर साल 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल्स के इंपोर्ट पर खर्च कर देता है। अब सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, तो इसको कम करने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मेथनॉल, इथेनॉल और बायो CNG जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स इस्तेमाल करके हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी कम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बायोमास को एफिशिएंटली यूज करने और उसका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता करने के लिए और रिसर्च करनी चाहिए। वहीं अगली खबर, यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल का नया एडिशन आ रहा है। इसमें कुछ नई सुविधाएं होंगी, जैसे कि अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये पोर्टल उन कंपनियों को भी मौका देगा कि वो अपने श्रमिकों को रजिस्टर करा सके। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने हाल ही में 0.25% की ब्याज दर में कटौती करने का फैसला किया है। ये फैसला तब आया जब खुदरा मुद्रास्फीति 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। बता दें कि स्लोवेनिया के लुब्लियाना में हुई एक मीटिंग में यह बात हुई और अब नीतिगत दर 3.5% से घटकर 3.25% हो गई है। मतलब अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं लोग। इस दिन बहुत से लोग अपनी बेटर हाफ यानी कि अपनी वाइफ को सोने की ज्वेलरी गिफ्ट करने का सोच रहे होंगे, लेकिन करवा चौथ से पहले गोल्ड की कीमतें ज्वेलरी मार्केट में बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कोई सोने का गहना खरीदने का आप सोच रहे हैं तो ये उनके पॉकेट पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। वहीं सेबी ने कहा कि वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से डेट सिक्योरिटीज के लिए एक नई लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू कर रहा है। ये सुविधा 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। मतलब जो लोग डेट सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे हैं उनके लिए अब पैसे निकालना थोड़ा आसान होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित हुई, सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब मालेगांव और धुले में जनसभा करने के लिए 2 दिन के दौरे पर हैं। मतदान 20 नवंबर को होगा और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकने वाला जो कानून है उसे किसी भी व्यक्तिगत कानून या परंपरा से नहीं रोका जा सकता। ये फैसला एक NGO की याचिका पर आया, जिसमें बताया गया कि राज्यों में इस कानून को सही से लागू नहीं किया जा रहा, जिससे कि बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल है जो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होगा, तो तैयार रहो, ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है। वही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी काफी विवादों में रही है, लेकिन अब वो रिलीज के लिए तैयार है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया है और कंगना ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। जनविद्रोह के बाद शेख हसीना अभी भारत में रह रही हैं। जानकारी के अनुसार हसीना पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप है। बांग्लादेश की अदालत ने इन आरोपों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
SBI के एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों सितंबर 2024 में भारत की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन 2% बढ़ गई है, जो पिछले 13 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे हमारे लिए सामान और सेवाएं बहुत ही महंगी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में असम समझौते से जुड़ी नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को सही ठहराया। ये धारा 1985 में जोड़ी गई थी और अब कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल माना है, लेकिन जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने इस पर असहमति जताई। मतलब कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं तो कुछ नहीं भी। वहीं एक शानदार न्यूज है दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। अब निकिता मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगी। इस साल का मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई के वॉर्ली में हुआ था। इसी के साथ सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये टेबल देखिए। इस टेबल के मुताबिक दोस्तों 1990 में 43.1 करोड़ भारतीय अत्यधिक पॉवर्टी में थे, यानी कि गरीबी में थे, जो 2024 में घटकर 12.9 करोड़ हो गया। लेकिन इनकी डेली इनकम केवल 181 रुपए है, जबकि हाई पॉवर्टी स्टैंडर्ड 576 रुपए है। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण अब भी अधिक लोग पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो ये दर्शाता है कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी खत्म करने के लिए और प्रयास हमें करने की जरूरत है। इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।